मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में हमने देखा जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो नतीजे आए हैं, जिसमें महायुति को काफ़ी बढ़त मिली है और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस बार महाविकास आघाड़ी को चंद सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ा। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश के सेवा दल के महासचिव और थाने शहर कांग्रेस के महासचिव है परवेज़ मेकरानी। उनसे बात करेंगे। फ़िलहाल इस चुनाव के दौरान उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चुनाव के दौरान उनसे जितना हुआ उन्होंने बढ़ चढ़कर कोशिश की है। हमारे साथ मौजूद है परवेज़ भाई। क्या कहेंगे? आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। जो नतीजे जो विधानसभा के सामने आए हैं और जितना अनुमान लगाया जा रहा था महाविकास आघाड़ी को सीटें मिलेगी, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत के साथ महायुति ने बाजी मारी। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार हुसैन भाई, आपने मुझे उस काबिल समझा, मुझे आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो ये हो गया, उस काबिल आपने मुझे समझा। दूसरी बात, हमको इतना अफसोस है, 70 साल के रिकॉर्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। इस पोजीशन में कभी हम लोग गए नहीं थे। और ना अभी जो 2019 में हम लोग लड़े थे तो 45 सीट कांग्रेस लेके आई थी, राष्ट्रवादी लाई थी 55 के आसपास। आज हम लोग तीनों अलायंस होके, अभी लोकसभा का इलेक्शन 5 महीना हुआ जाके, आपने देखा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, 13 सीट कांग्रेस लेके आई, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस निकली। आज हमको तो ये लग रहा, गले से नहीं उतर रहा है कि ये बीजेपी ने ऊंचे लेवल पे गेम कर दिया है, बहुत ऊंचे लेवल पे। जनता, जो लोग खुद सोच रहे हैं कि यार ऐसा कैसा हो गया है, कितने लोगों से हमने मिला, बातचीत हमने किया, बोले यार समझ के बाहर है। वन साइड, इतना एकदम वन साइड गेम, क्योंकि बीजेपी ने दो पार्टी को तोड़ा। पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर उसके बाद राष्ट्रवादी को तोड़ा, दो भाग किए उसके। तो पब्लिक तो जनता देख रही थी ना, तो सबको ये भरोसा था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। लेकिन ये लोगों ने ऊंचे लेवल पे क्या गेम किया है, अमित शाह, मोदी साहब मिलके, अमित शाह मिलके, ये सब मिलके क्या गेम किया, अपने समझ के बाहर है। अपने तो कभी सोचा ही नहीं था कांग्रेस 15 सीट पे आ जाएगी। हमने तो कभी अपने सपने में नहीं सोचा था। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना आपको। नाना पटोले जैसे कितनी कम मार्जिन से जीते, जहाँ 60,000 70,000 की लीड मारते थे, आज वो 200-250 पे जीत रहे। आरिफ नसीम खान जैसा आदमी हार गया। हमारे मुजफ्फर, हमारे बॉस जो है, जिनको मैं अपने जो कांग्रेस के अंदर जिनका मेरे ऊपर मार्गदर्शन है, वो जैसा आदमी इतना कम वोट से हार जाते हैं। क्या है? बाला साहब थोरात को भूल गया। बाला साहब थोड़ा है ना भाई, थोड़ा हमारे सीनियर लीडर है, ये ऊपर की लीडरशिप के लोग हैं, ये 7वीं बार के आमदार हैं, अभी 8वां टर्म था उनका। आज मुझे बहुत अफसोस है भाई, अभी इतना अफसोस है, क्या कहे अपने आप से, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, इतना अफसोस हो रहा अपने को। ये सब बीजेपी का गेम है, बाकी किसी का गेम नहीं है, सब बीजेपी का गेम है। कोई सोच सकता था अजीत पवार के 41 सीट आएगी? आप तो पत्रकार हैं, आप तो पब्लिक जमीनी लेवल पर आप काम करते हो, आपने सोचा था कभी 41 सीट अजीत पवार की सीट आ जाएगी? आप खुद सोचिए, सर्वे आपने किया होगा। सिंधीगुट 57 पे, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी 15 सीट पे ऑल आउट हो रही है। इसमें घोटाला हुआ है, दूसरा कुछ भी नहीं है, खाली घोटाला हुआ। बीजेपी ने अपने ताकत पे इलेक्शन कमिश्नर को भी जो भी मैनेज किया है, अधिकारियों को मैनेज किया है, ऊंचे लेवल पे मैनेज किया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। हमारी हार नहीं है ये, हम हार नहीं मानने वाले हैं, ना हार मानेंगे। जनता हमारे साथ में थी, पब्लिक हमारे साथ में थी, मतदाता हमारे साथ में थे, महाविकास आघाड़ी के साथ में। अब ऊंचे लेवल पे तो इन्होंने गेम कर दिया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी जो नतीजे, जो रिजल्ट आया है, तो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है, क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं? ईवीएम भी हो सकता है, इसी बात नहीं कि नहीं है, कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। ये लोग कुछ भी सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इनको खाली सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आज से 2.5 साल पहले जब 5 साल पहले 2019 में जब सरकार बनी थी, 2.5 साल के लिए सीएम मांग रहा था ना उद्धव ठाकरे साहब, उनको क्यों नहीं दिया? बाद में उन्होंने अगल होकर अपनी सरकार बनाई। बाद में शिंदे को तुमने सीएम बनाया, तुम्हारी 105 सीट और 40 सीट लेके शिंदे साहब आए थे, तो उनको सीएम बना दिया। उनको खाली इनको सत्ता में रहने था, रिमोट अपने हाथ में रखने का था। भले सीएम
शिंदे साहब थे, लेकिन रिमोट तो इनके पास था ना, अमित शाह के पास, मोदी जी के पास सीएम था, रिमोट उनके हाथ में था। यानी आपका कहना है कि बड़े पैमाने पे घोटाला कुछ है। घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत। ये जनता के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जनता के वोटरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब ये कब तक चलेगा ऐसा, हमारे समझ से बाहर है। अरे इलेक्शन ही मत कराओ, ख़त्म कर दो ना, इलेक्शन ही बंद करवा दो ना। इलेक्शन काहे के इलेक्शन करवा रहे हो, मत करवाओ ना। अभी हम बात करते हैं मुमरा कलवा विधानसभा की। जो रिजल्ट यहाँ पे आए, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड चौथी बार यहाँ पे कामयाब हुए। आप कांग्रेस में है, महाविकास आघाड़ी का आपका समर्थन रहा, कैसे देखते हैं इलेक्शन को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, तीनों पार्टियां साथ में मिलकर लड़ी। सब उम्मीदवार जितना, मैंने आपसे एक बात आपने पूछा था, जब राष्ट्रवादी के 2 पार्ट हुए थे, हुसैन भाई आप आए थे, आपने मुझसे पूछा था कि क्या होगा, नजीमुल्ला साहब आ रहे हैं और सारे 8-10 नगर सेवक चले गए हैं। तो मैंने आपको ये सवाल किया था, सारे विरोधी मिलके कितना वोट काट लेंगे। आज आपके सामने है ना, आज उससे मार्जिन ज़्यादा हुई है व्हाट्सएप की, मार्जिन कम नहीं हुई, उससे ज़्यादा मार्जिन हुई है। परेश भाई, कहीं ना कहीं 60,000 वोट नजीमुल्ला को मिले, मिले है ना, मिले कोई हैं। कम नहीं है वो। अच्छे अच्छे वोट मिले। 2 महीने के अंदर एक आदमी आता है 60,000 वोट लेके जाता है, 2 महीने के अंदर, 2 महीना भी नहीं होता है, 60,000 वोट लेके जाता है। मुझे उस पर भी शक है, 60,000 कैसे इनको मिल गए वोट, मुझे तो उस पर भी शक है। एक आदमी 15 साल से मेहनत कर रहा है, एक आदमी 2 महीने में आता है, उन्हीं का चेला, उन्हीं का चेला, उन्हीं को पॉलिटिकल पकड़ के उंगली पकड़ के सीखने वाला आदमी 2 महीने के अंदर 60,000 वोट जाता है। मुझे तो उस पर भी शक है, 60,000 वोट जो मिले उनको। परेश भाई, इतना विरोध चल रहा था अवार्ड साहब का, तमाम जो दूसरे राजनीतिक पार्टी थी वो लगातार विरोध कर थे। 15 सालों से उनके कामों को लेकर विरोध, कब्रस्तान, टोरेंट, पानी और ना जाने ऐसे कई मुद्दों को लेकर लगातार विरोध हुआ। उसके बावजूद भी मुमरा कलवा की जनता ने 1,55,000 वोट उनको दिए। क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा वोट दिया, सबका विकास है मुमरा कौसा में। लोग तो बोलते विकास नहीं हुआ। कहाँ उनकी निगाह से नहीं हुआ ना, उनकी नज़रिए से विकास नहीं हुआ है। लेकिन 2009 के बाद पहले का मुमरा देखो, कब्रस्तान का हेर फेर हुआ, कब्रस्तान का क्या हुआ, खाली वो थोड़ा वो चेंजिंग हुआ है। टोरेंट लेके आ गए। तोरण कौन लाया, वो बीजेपी लाई है, तोरण तो बीजेपी के राज में आया। मंत्री कौन था, सत्ता किसके हाथ में थी। 15 सालों से लोग बोल रहे पानी के लिए जगह जगह तरस रहे। पानी है ना, धीरे धीरे जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। अभी पानी है, पहले से बेहतर है पानी, ऐसा मत बोलो कि पानी नहीं है, पहले से बेहतर है। हाँ, कमियाँ कुछ जगहों पे पानी नहीं आ रहा है, वो सभी 5 साल में साथ ध्यान देंगे, उस पर भी काम होगा। भाई हर एक, कोई भी एक आमदार पूरा 5 साल के अंदर काम नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो उनमें भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं। ये 5 साल में उन्होंने सीख लिया। 15 साल, 5 साल नहीं, 15 साल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ये 5 साल में काम होगा। आने वाले 5 साल में जो चल रहा है, ये 5 साल में सब काम करेंगे 100%। उसमें शिवसेना भी ताकत लगा रही है, शिवसेना के सब वोटर थे, कांग्रेस के भी वोटर थे, राष्ट्रवादी के भी वोटर थे, सभी दलों के वोटर थे, समाजवादी के वोटर थे। तो अभी सबको सबका ध्यान में रख के उनको काम करना पड़ेगा सबको। अभी भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, जैसे प्लेग्राउंड है, स्लाटर हाउस है, हॉस्टल है, गर्ल्स कॉलेज है, ड्रामा थिएटर है, बस डिपो, ऐसे बहुत सारे अभी भी काम है मुमरा शहर में आने के बाकी है। उसको लेकर क्या कहो? आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे, कब आएंगे? यही 5 साल के अंदर आएंगे। आपने बताया ना, 15 साल तो दिए भी, 15 साल में काम भी हुआ ना, ऐसा ऐसे मत बोलो कि हुसैन भाई काम नहीं हुआ। खाली रोड बना है। रोड बना, ये 15 साल के पहले के मुमरा देखो, 15 साल के बाद का मुमरा देखो। पहले कितनी टीएमसी बिल्डिंग थी 2009 के पहले, आप बताओ कितनी टीएमसी बिल्डिंग थी मुमरा कौसा में, आप ये बताओ। चलो हम एक ही सवाल करेंगे आपसे, 15 साल के पहले 2009 के पहले कितनी टीएमसी बिल्डिंग मुमरा कौसा में थी, अब 2009 के बाद कितनी टीएमसी बिल्डिंग आई। एक तो ये, दूसरा 2009 के पहले हुसैन भाई मुमरा कौसा में कोई नेशनल बैंक भी नहीं आती थी, ये बात आपको मालूम होगा। आप भी यहीं के लोकल हैं, मेरे ज़्यादा सर्वे आप करते हैं, आप जमीन लेवल पे आप काम करते हो। 2009 पहले कितनी बैंकें थी आप बताइए, 2009 के बाद कितनी बैंकें आई हैं। तो क्या आई है, पहले लोगों को भाई ये कार्ड नहीं मिलता था। आपको ऐसा लगता है कि विकास हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन अपोजिशन को नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन को काम है ना, उनको अपोजिशन में आवाज़ उठाना, अपोजिशन तो बोलेगा। अपोजिशन किधर था पहले ये बताओ ना, इनके ही पास था ना। जब तुमको विकास नहीं दिखा वो टाइम पे पार्टी छोड़ देना चाहिए था, वो टाइम पे क्यों नहीं आप पार्टी छोड़े। इलेक्शन के 4 महीने बाकी, तब तुम पार्टी छोड़ रहे हो, ये चीज़ समझो आप। इलेक्शन के 4 महीने बाकी तो आप पार्टी छोड़ के अगेंस्ट में खड़े रहे हो। जब अवार्ड साहब ने विकास नहीं किया, उसी टाइम पे तुमको पार्टी में रह के पार्टी का, अवार्ड साहब का विरोध करना चाहिए था।
नहीं तो उन पे शायद तुम्हारे प्रेशर होगा। क्यों, तुम्हारे पास इतना बड़ा नेता था? बुमराह आने के लिए मना करते नहीं, तुम्हारे पास इतना बड़ा नेता था अजीत पवार, इतना बड़ा नेता था ना। आप उनको नेता मानते हो ना अपना, तो इतना बड़ा नेता तुम्हारे पास पहले से था ना, तो उनके पास कंप्लेन करना चाहिए था। क्यों नहीं गए वहां पर कंप्लेन करने? अभी नजीमुल्लाह के एक पदाधिकारी है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दिया कि जो 60,000 वोट जो नजीब मुल्ला को मिले हैं वो वोट समझदार लोगों ने दिया है। तो क्या लगता है आपको जो 1,55,000 वोट अवार्ड साहब को मिले हैं वो देने वाले लोग जाहिल है या बेवकूफ़ है, क्या कहेंगे? ये उनका सोच गलत है। अजीज भाई ने गलत बोल दिया। वो नजीब मुल्ला के जोश में आके बोल दिए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको भी आगे कारपोरेशन लड़ना है, आने वाले 5 महीने में, 6 महीने कारपोरेशन इलेक्शन है। वो ये इनके अल्फाज ये कारपोरेशन इलेक्शन में लोग बताएंगे कि हम जाहिल हैं कि एडुकेट है, पढ़े लिखे हैं। ये इलेक्शन, कारपोरेट इलेक्शन में इनको मालूम पड़ेगा। और भाई अजीत भाई को भी नगर सेवक किसने बनाया? उसके पहले अजीत भाई क्यों नहीं नगर सेवक बन पाए थे? कौन अवार्ड साहब ने बनाए? जी, अवार्ड साहब ने टिकट दिया राष्ट्रवादी से। टिकट किसने दिया? टिकट किसने दिया बताओ ना आपको। अवार्ड साहब ने टिकट, अजीत भाई की वाइफ को टिकट किसने दिया बताओ? उसके सामने बहुत से उम्मीदवार थे ना। अवार्ड साहब ने किसको नहीं दिया? उसको ही क्यों, अजीत भाई को क्यों दिया, उनकी वाइफ को क्यों दिया? अभी कांग्रेस के आप शहर महासचिव हैं। अभी अगर हम थाने कांग्रेस की बात करते हैं जी। तो थाने कांग्रेस में मनोज शिंदे एक बड़ा नाम है थाने में। अभी हमने देखा कि उन्होंने अपक्ष में विधानसभा चुनाव लड़ा और अभी हाल ही में वो शिंदे गुट में चले गए। क्या कहेंगे आप, काफ़ी करीबी है उनसे, क्या कहेंगे? बराबर है, सही बात है भाई। आज़ाद देश से कोई भी कहीं भी जा सकता है। उन्होंने अब देख लिया कि हमारा फ्यूचर नहीं है यहाँ पर, चढ़ते सूरज की दुनिया सलाम करती है, इसके लिए वहाँ चले गए। लेकिन वहाँ फिट नहीं बैठेंगे वो। वहाँ फिट, जो आज़ादी कांग्रेस में थी वो आज़ादी दूसरी पार्टी में नहीं मिलती है। हुसैन भाई, ये मैंने 25 साल में, 30 साल में देख लिया हूँ। आपको कभी ऐसा ऑफर नहीं आया दूसरी पार्टी का? ऑफर आया, क्यों जाने का? क्यों जाने का? क्यों आप कांग्रेस में पड़े हो? कांग्रेस ने मुझे क्या नहीं दिया है हुसैन भाई? आज मुमरा कौसा में लोग मुझे पहचानते हैं ना। कौन मेकरानी परवेज? अरे वो कांग्रेस वाला। आज मुझे एक लॉकअप मिला है पार्टी का, यार मेकरानी कांग्रेस वाला। अभी मेरे को 2-3 लोगों ने बुलाया था कि परेश भाई आजा। मतलब भाई मैं बीमार हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, पार्टी के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता हूँ। बोले आपका उम्मीदवार भी नहीं, मतलब है ना उम्मीदवार, हमारे तो हमारे ही उम्मीदवार है। बोले वो तो राष्ट्रवादी के हैं। राष्ट्रवादी तो क्या हुआ? राष्ट्रवादी कांग्रेस का अलायंस है। कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी गद्दारी नहीं करता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अलायंस का धर्म निभाता है, कभी गद्दारी नहीं करता कांग्रेस का कार्यकर्ता। इस चीज हुसैन भाई आपने देखा होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता ने गद्दारी किया ना आगे करेगा। आज हमारी 15 सीटें, कोई बात नहीं, सहमत है। 5 साल संघर्ष करेंगे हम लोग, 5 साल संघर्ष करेंगे, 5 साल के बाद देखेंगे वापस। अभी कारपोरेशन इलेक्शन है, अभी हम लोग 10 से 15 उम्मीदवार खड़ा करेंगे कांग्रेस के। मुमरा कौसा में 10 से 15 उम्मीदवार नगर सेवक में खड़े होंगे। अभी जिस तरीके से जितेंद्र अवार्ड और नजीब मुल्ला का जो बीच में मुकाबला था, इस मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं? क्या बहुत ज़्यादा उसमें टकराव हुआ या आसानी से जीते? साहब आसानी से जीते। वोटर देखो, नजीब मुल्ला को कैसा, तो लोग जानते थे कि नजीब मुल्ला किसका आदमी है, अवार्ड साहब का आदमी है। और अवार्ड साहब को हर एक वोटर जानता था। अरे वोटर छोड़ दो, बच्चे लोग जानते थे अवार्ड साहब। 2009 के पहले कौन अवार्ड साहब को, कौन आमदार को पहचानता था? 2009 के बाद अवार्ड साहब को जब से आए, लोगों से मिलना चालू किया, जब से लोग जानने लगे कि आमदार भी कोई चीज होती है मुमरा कौसा में। ये बात आप है कि नहीं है? 2009 के बाद हर एक बच्चा जानता है अवार्ड साहब को। बच्चे के मुंह पे रहता है नाम अवार्ड साहब। हमारे अलायंस के हैं। हाँ, उनकी गलत रही, जहां पर गलत रहेंगे हम बोलेंगे साहब गलत है, वहां पर जहां सही है वहां पर सही साथ देंगे हम लोग। कलवा मुहरा जो विधानसभा का जो इलेक्शन, जो चुनाव था, काफ़ी रोमांचक रहा, काफ़ी घमासान भी हुई। आप थोड़ा सा, आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं, लेकिन जो भी आपने अपनी तरीके से जो भी सभाएं, जो भी प्रचार किया, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैंने जितना हमारे से हुआ, हमने लोगों से फ़ोन करके, बाकायदा फ़ोन करके लोगों को बोला गया। हमने बोला हमारे रिश्तेदारों को, हमारे वोटरों को, जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, जो हमारे दोस्त यार हैं, सबको बोला कि भाई अवार्ड साहब को लाना है। अवार्ड साहब को एक सेकुलर नेता है। हमारे पास बहुत नेता हैं, लेकिन अवार्ड साहब जैसा नेता मैंने नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। आज कोई भी मिलिट्री के ऊपर कोई भी कुछ भी होता है, तो पहला एक ऐसा नेता है कि आवाज़ उठाता है,
एक ऐसा नेता है कि पहला आवाज़ उठा देता है मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ उठाता है वो आदमी। अभी आपने देखा ही है ना, मस्जिद के बारे में किसने आवाज़ उठाया? व्हाट्सएप ने। वो चाचा को मारा गया, किसने आवाज़ उठाया? व्हाट्सएप। उस पे क्या कलम लगी थी, उसको तो ज़मानत भी मिल गई थी। बाद में साहब ने जाके चौकी में बैठ के उस पे जो धारा लगनी थी वो धारा लगवाए। और क्या चाहिए हमारे को? और क्या चाहिए? विकास तो होता रहेगा, लेकिन मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यक को, उसके लिए व्हाट्सएप खड़ा रहता है। अभी रामगिरी महाराज ने जो बयान दिया था, हम लोग उस 4 घंटे तक पुलिस चौकी में बैठे थे, हमारे उलमाओं बैठे थे, एफआईआर हो ही नहीं रही थी। हुसैन भाई एफआईआर नहीं हो रही थी। अवार्ड साहब आए, उन्होंने गाली तक बक्का पुलिस स्टेशन में, तब जाके एफआईआर हुई। 4 बजे एफआईआर हुई, 4 बजे। और कौन नेता आया था बताओ ना? अवार्ड साहब को छोड़ दो, बहुत से पॉलिटिकल नेता है ना, कोई भी नहीं आया। नजीमुल्ला भी आए, नजीब भाई भी आए थे कि मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ, तो उनको भी आना चाहिए था मुंबई पुलिस स्टेशन में। क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? उनको भी आना चाहिए था। यहाँ पर कोई पार्टी का मुद्दा नहीं था, एक हमारे धर्म का मसला था ना, तो उनको आना चाहिए था। क्यों नहीं आए थे? परेश भाई, अभी आखिरी सवाल मैं करता हूँ। अब इस बार अवार्ड साहब चौथी बार जीते, 1,55,000 लगभग वोट मिले हैं। अब जो अधूरे काम बाकी है, क्या लगता है जो भरोसा, जो विश्वास यहाँ की जो मतदाता, यहाँ के वोटर्स ने अवार्ड साहब पे जताया है, क्या वो 5 सालों में जो बचे हुए काम, जो चीज़ें इस शहर को चाहिए, वो मिल पाएंगे या नहीं? मिलेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह 5 साल के अंदर मिलेंगे। अभी अवार्ड साहब को टॉर्चर भी किया जाएगा, सरकार नहीं है थोड़ा, तो उसे थोड़ा निधि की भी परेशानी करेंगे, लेकिन अवार्ड साहब को कहाँ से निधि कैसा लाना है वो लेके आ सकते हैं। वो टेक्निक उनको है कि अपने शहर का कैसा विकास करने का। सारे विरोधी होगा ना एक साइड में। मैंने आपको एक बात पहले कहा था ना कि सारे विरोधी मिलके कितना वोट काट लेंगे साहब का, और उससे मार्जिन बढ़ी, कम नहीं हुई। एक चीज़ आपने देखा नहीं, जब कलवा से पेटी खुली, साहब कहीं भी नीचे नहीं गया, लीड पे ही रहा, लीड पे ही थे, कहीं लेवल में नहीं आए। तो जनता उनको चाहती है, कलवा उमरा की जनता उनको चाहती है। और क्या चाहिए? अपने विकास अघाड़ी का नेता है वो, एक राष्ट्रवादी के आमदार नहीं है वो महाविकास अघाड़ी के आमदार हैं। हर एक कार्यकर्ता के, चाहे राष्ट्रवादी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे शिवसेना का कार्यकर्ता हो, उनके भी वो आमदार हैं। अभी हम तो हक से बोलेंगे हर कार्यकर्ताओं को, जाओ साहब के पास काम करा के, जो भी काम है काम करके लो साहब के पास। साहब एक राष्ट्रवादी के आमदार नहीं है, महाअघाड़ी के आमदार हैं। सबका हक है साहब के ऊपर, और साहब के पास जो जाएगा कभी ना नहीं बोलते, मैंने देखा है। मैं तो उनके साथ में 2009 से जुड़ा हूँ, 2007 में जब एमएलसी थे तभी से मैं उनके साथ में हूँ। लेकिन कैसा, उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, हम अलायंस में आते हैं तो काम करते हैं। अलायंस का उनके स्टेट शो पे कभी नहीं गए, उनके पर्सनल जो रहता है राष्ट्रवादी का प्रोग्राम उसमें कभी नहीं गए। हाँ, जहाँ अलायंस का मामला आता है, अलायंस में मिलकर हम लोग काम करते हैं। हम लोग कभी गद्दारी नहीं करते हैं, ना गद्दारी किया ना करेंगे। और अवार्ड साहब के साथ जैसा, उन्होंने जिसको बनाया उन्होंने गद्दारी किया, उन्होंने जिसको बनाया उन्होंने गद्दारी किया। अवार्ड साहब को लास्ट में 2009 में कांग्रेस ने जिता के दिया था, ताकत से सब हट गए थे। और अभी भी कांग्रेस के कार्य, अभी जो 5-6 नगर सेवक इनके चले गए, उसके बाद भी कांग्रेस के नेता लोग, कार्यकर्ता लोग जमीनी जोड़ पे साहब के पीछे जड़े रहे, लगे रहे, कंधे से कंधा मिला के काम किए साहब के लिए। मैं भी घर पे बैठा रहा, हॉस्पिटल में था, एडमिट था, फिर भी मैंने जितना मेरे से हो सका हमारे लोगों को समझा बुझा के, साहब नहीं, अपने को साहब को जिता के लाना है, विकास अघाड़ी को जिता के लाना है। साहब के जैसा लीडर एक बार चला गया आज से तो नहीं मिलेगा। ये थे हमारे साथ में परवेज़ मेकरानी, जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर चर्चा की। मुमरा कलवा विधानसभा में जिस तरीके से अवार्ड साहब चौथी बार जीत कर आए हैं, कांग्रेस का कितना सपोर्ट रहा, तमाम जो पार्टी जो महाविकास आघाड़ी में थे उनका भी तमाम सपोर्ट रहा। और परवेज़ मेकरानी जो कि फ़िलहाल इस चुनाव के दौरान थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि लोगों को प्रचार करें, फ़ोन के ज़रिए और किसी ज़रिए वो उन्होंने अपना काम को पूरा किया है। और एक भरोसा भी जताया है कि जो अधूरे काम है आने वाले दिनों में वो जल्द इस शहर को मिलेंगे। हम दोबारा से कोशिश करेंगे, फिर अभी आने वाले शहर के मुद्दों को लेकर फिर कभी हम परवेज़ मेकरानी से चर्चा करेंगे।